मुकदमा है नैब इंट्रा कोर्ट अपीलों से मुतल्लिक। जैसा कि आपको याद हो कि अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं, तो जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई, तो पीडीएम की हुकूमत ने नैब तरामीम की और कौमी असम्बली से उनको मंजूर कराया था। और फिर उन नैब तरामीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, और उन तरामीम को जो है वो गैर ऐनी गैर शरई पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। और उस वक्त जो है फिर हुकूमत पाकिस्तान या पीडीएम की उस वक्त की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मंजूर कर लिया था, और जिसके तहत बेंच की तश्कील का तरीक़ेकार खासकर 184(3) के मुकदमात में वो भी तब्दील हो गया। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मानने से इनकार किया, और फिर उन्होंने अपना एक हम ख्याल बेंच बनाकर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दरखास्त को कुरान और हदीस जैसी अहमियत देते हुए उन्होंने जो पीडीएम हुकूमत की तरामीम थी नैब कवानीन से मुतल्लिक, उनको कलअदम करार दे दिया था, उनके खिलाफ फैसला दिया। लेकिन ये फैसला अक्सरियती तो था ही, लेकिन इसमें इख्तलाफी नोट भी था जस्टिस मंसूर अली शाह का। वो 3 रुकनी बेंच था। फिर उसके बाद बंदियाल साहब तो चले गए, फिर हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में आ गई, और इंट्रा कोर्ट अपील पर जो है वो इस 3 रुकनी बेंच से मुतल्लिक जो है वो फिर लार्जर बेंच बना, यानी 5 रुकनी बेंच बना। और 5 रुकनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, और ये बेंच जो है 5 रुकनी बेंच जो बना, ये बेंच बना बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रोशनी में। और फिर इस पर पहली समाअत हुई, और उस समाअत में जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि मैं इस केस पे खुद पेश होना चाहता हूं। तो उस पर उन्होंने कहा था कि आप जो है वो खुद पेश होंगे या अपने वकील के जरिए अदालत को आगाह कर दें। तो अब इसकी जो है वो दूसरी समाअत आज हुई, और आज की समाअत में जो है ये फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अगर पेश होना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, यानी वीडियो लिंक के जरिए वो अब इस मुकदमे में जो है वो अडियाला जेल से बरह रास्त वीडियो लिंक के जरिए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पेश हो सकते हैं। वाट एवर जो उनकी मरूजात होंगी इस कानून से मुतल्लिक, नैब तरामीम से मुतल्लिक, वो अदालत को आगाह करेंगे। तो 16 मई तक जो है इस केस की समाअत चली गई है, यानी 2 रोज बाद इस पर दोबारा समाअत होगी। और समाअत इस वजह से अब इंटरेस्टिंग होने जा रही है कि इसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। अब वीडियो लिंक के जरिए वो पेश होंगे तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बरह रास्त अब टीवी चैनलों पे नहीं चलते, एक तो वो जेल में है, दूसरा उनकी टास्क वगैरह बरह रास्त नहीं चल सकती, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट जो है चूंकि तमाम अहम जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाइव चलाए जाते हैं, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर पेश होते हैं तो वो अगर जो भी बात करेंगे, जो भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार करेंगे, वो लाइव चलाया जाएगा या नहीं। लेकिन हमें तो यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो वो लाइव चलेंगे ही, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज, टीवी चैनल जो हैं, वो अगर वो कोई अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं तो वो लाइव चलेंगे या नहीं चलेंगे। ये तो अब 16 मई का दिन ही बताएगा कि वो किस तरीके से जो है इन सारी चीज़ें चलती हैं। तो बहरहाल मेन चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ये जो दरख्वास्त है इस पे सवाल है, चूँकि खुद तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम जो की थी वो सारी ऑर्डिनेंस के जरिए की थी, पार्लिमान के जरिए नहीं की थी। खुद वो तरामीम करते रहे तो वो उस वक्त ठीक थी। अगर पीडीएम की हुकूमत ने जो है वो मुजवजा तरीक़ेकार के तहत पार्लिमान के जरिए जो है पार्लिमान के जरिए ही तरामीम की तो वो अब गलत हो गई। ये तो वही है कि मीठा मीठा और कड़वा थू थू। और फिर ये भी कि खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तो इन नैब तरामीम पे इतराज का हक ही हासिल नहीं था, क्योंकि वो तो बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह के भगोड़ा
पार्लियामेंटेरियन है कि वो तो उस टाइम जो है वो पार्लियामान को छोड़ चुके थे। तो अगर वो पार्लियामान में होते, पार्लियामान का हिस्सा होते, तो उनको अपने एतराज़ात पार्लियामान में लाने चाहिए थे, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करते, ना कि उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कंधा इस्तेमाल करते। बहरहाल उन्होंने कंधा भी इस्तेमाल किया और फिर उमर अता बंदियाल ने उनको उस जो उन्होंने रिलीफ नहीं मांगा था वो भी रिलीफ दे दिया था। और फिर हुआ ये था कि नैब तरमीम कलअदम करार दे दी गई थी और जो केसेस बंद हो गए थे, जिसमें पीडीएम के रहनुमा भी थे, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस तरह के, तो उनके केसेस दोबारा रीओपन हुए और वो अब भी मुख्तलिफ अदालतों में ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील, जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ने इंट्रा कोर्ट अपील लगाई तो उन्होंने जो है वो फैसला कलअदम करार नहीं दिया था। बहरहाल ये ज़रूर कह दिया था कि जो केसेस रीओपन हुए हैं मुख्तलिफ मातहत अदलिया के अंदर जुडिशरी में, उन केसेस का हतमी फैसला जो है वो मशरूत कर दिया था इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले के साथ। बहरहाल वो रोका नहीं था, ट्रायल जो है वो आलमोस्ट चल रहे हैं और हतमी फैसला अब होना बाकी है। लेकिन इस पूरे के पूरे मुकदमे में बहुत सारे सवालात उठाए गए और वो सवाल ये थे कि बेनज़ीर भुट्टो केस की रोशनी के अंदर ये जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की दरख्वास्त थी ये तो काबिल समाअत ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उसमें ये वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं थी, अगरचे ये दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई थी। और उस वक्त की बेंच ने जो है जिसके मेंबर अपना थे, खुद बंदियाल साहब थे, साथ इजाजुल हसन थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। बहरहाल ये दो, बंदियाल और इजाजुल हसन, तो अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर गए ही नहीं है और जैसे मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो खान ने रिलीफ मांगा था उसकी तवक्को से भी बढ़ के उसको रिलीफ दे दिया था। यानी कि एक गैर कानूनी और जो जिस दरख्वास्त के ऊपर ही सवालिया निशान उठे हुए हैं कि आया वो दरख्वास्त लीगली दुरुस्त थी भी सही, कानून के मुताबिक वो काबिल समाअत बनती भी है या नहीं बनती, उन्होंने उसको काबिल समाअत करार देकर फैसला भी जारी कर दिया था। फिर उसमें एक और इतराज भी आता है, वो ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका था तो फिर बंदियाल साहब को चाहिए था या उस वक्त की चीफ जस्टिस को ये चाहिए था कि वो इस हवाले से जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच बनाते, ताहम उन्होंने ये बेंच भी नहीं बनाया। तो यूं बहुत सारी कानूनी मुश्गाफियां इसमें मौजूद हैं। आईनी तौर के ऊपर जो वो फैसला दिया गया वो दुरुस्त नहीं है और यही आज भी दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जानिब से और इवन के मखदूम अली खान जो वकील हैं इसमें, उन्होंने भी ये मुद्दा इख्तियार किया कि फैसला दुरुस्त नहीं था और उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका था तो बेंच की तश्कील भी दुरुस्त नहीं थी और फिर जो बेनज़ीर भुट्टो केस है उसकी रोशनी में भी दरखास्तें काबिल समाअत नहीं थी। तो बहरहाल अब तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का मुद्दा ये था कि जी इन्होंने जो है वो गैर शरई हैं और गैर शरई का नुक्ता मुझे याद पड़ता है, ख्वाजा हारिस वकील थे इमरान खान के और हर समाअत में जो मरकजी केस था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह पूछते थे कि आप बताएं हमें कि इसमें जो है वो क्या चीज़ गैर शरई है, लेकिन वो वकील साबित नहीं कर सके थे। तो बहरहाल अब इतना ज़रूर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करने से और ख़ासकर एक शख्स जो मरकजी केस में दरख्वास्त गुजार हो और फिर इंट्रा कोर्ट अपील में अगर वो पेश होना चाहे तो उसको नहीं रोका जा सकता। अगरचे खान साहब के ऊपर मुतअद्दिद केसेस है, अडियाला जेल में है, तो इसी वजह से फिर उन्हीं की आसानी के लिए और वैसे भी उसको अब ये अलाउ ज़रूर किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश हो। तो बहरहाल अब देखते हैं कि 16 मई को ये मुकदमा क्या रुख इख्तियार करता है और किस सिमत जाता है। ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करें। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।